आज के व्याख्यान में हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना और उसकी जल निकास प्रणाली को माना जाता है। नगर योजना सबसे पहले देखें हम तो नगर योजना जाल पद्धति, जिसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं, उस पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें व गलियां योजना के अनुसार बनाई गई। मुख्य सड़कें जो होती थी नगर में, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई हमें दिखती है। प्रधान सड़क जिसको कहते थे, ये हर हड़प्पाई शहर में, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक शहर में ये पैटर्न था सड़कों का जाल पद्धति पर। और प्रत्येक नगर में जो मुख्य सड़क होती थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी और सड़कें एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगरों में प्रवेश जो होता था हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, वो पूर्वी सड़क से होता था। और ये पूर्वी सड़क से जो एंट्रेंस होता था, ये प्रधान सड़क को या प्रथम सड़क को जहाँ मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नगर में जो एंट्रेंस वाली, जो पूर्व दिशा से आने वाली जो सड़क, उत्तर दक्षिण वाली जो प्रधान सड़क थी या प्रथम सड़क थी, उससे जहाँ पर मिलती थी उस पॉइंट को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क कहा गया है कि 10 मीटर से कुछ अधिक चौड़ी थी। और नगरों के निर्माण जो हुए थे वो नगर टीले पे हुए थे। पूर्वी टीला जिसको हम कहते थे, उस पर नगर बनता था। आवास क्षेत्र के साक्ष्य पूर्वी टीले पर मिलते हैं। और पश्चिमी टीला जो होता था उस पर दुर्ग टीला कहा जाता था, वहाँ पर दुर्ग के साक्ष्य में मिलते हैं लगभग अधिकतर हड़प्पाई शहरों में। केवल लोथल और सुरकोटड़ा ये दो ऐसे शहर हैं जहाँ पर दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। बाकी हर हड़प्पाई शहर में दुर्ग की रक्षा प्राचीर अलग होती थी जो पश्चिमी टीले के ऊपर बना होता था, और नगर जो कि पूर्वी टीले पर बना होता था उसकी रक्षा प्राचीर अलग होती थी। लेकिन लोथल और सुरकोटड़ा ये दो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। अब हड़प्पा कालीन नगरों में दुर्गों के चारों ओर और नगरों के चारों ओर जो रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी, उसका काम शत्रु के आक्रमण से रक्षा करना नहीं होता था, बल्कि उसका उद्देश्य होता था कि लुटेरों एवं पशु चोरों से सुरक्षा करना होता था। कालीबंगा के अंदर हमें एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया हुआ मिलता है। तो ये अलंकृत ईंट हमें कालीबंगा से मिलती है, जबकि एक चन्हूदड़ो नामक जो स्थान है वहाँ से हमें वक्राकार ईंट मिलती है। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंदिर के अवशेष हमें किसी भी हड़प्पाई शहर से नहीं मिले हैं। तो ये तो नगर की बात हो गई। उसके बाद नालियों की बात करें, नगर नियोजन में थोड़ी एक बात और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि नगरों में सड़कों के किनारे गड्ढे बने होते थे जहाँ पर कचरा, जिनमें कचरा भर दिया जाता था। इसके अलावा सड़कों के किनारे हमें दीप स्तंभ मिलते हैं जहाँ पर दीपक रखे जाते थे प्रकाश के लिए। और घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों की तरफ न खुल करके गलियों की तरफ पीछे की साइड में खुलते थे। ये एक तरीका था। केवल लोथल में मुख्य दरवाज़ा जो घरों का होता था वो सड़क की ओर, मेन सड़क की ओर खुलने के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। सफाई व्यवस्था नगर में बड़ी अच्छी थी। नालियों की बात करें तो जल निकासी व्यवस्था भी सिंधु सभ्यता की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में हमें नहीं मिलते हैं। नालियाँ जो होती थी वो ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई होती थी, परंतु कभी कभी इन नालियों के निर्माण में चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो पक्की ईंटों का प्रयोग इनमें होता था, सामान्यतया पत्थरों का प्रयोग होता था, और ये नालियाँ ढकी हुई होती थी। परंतु कभी कभी नाली बनाने में पक्की ईंटों के स्थान पर चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। हर घर में जल निकासी के लिए मोरियाँ होती थी। ये घर की मोरियाँ गली की नाली में मिलती थी और गली की नालियाँ
बाहर नगर के बाहर के प्रधान नाले में मिल जाती थी। हर मकान में ढकी हुई नालियाँ होती थी जो मोरियाँ कहलाती थी। अब भवनों की बात करें तो हड़प्पाकालीन नगरों के जो भवन होते थे वो साधारणतया छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे जिनमें 4 से लेके 5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों के निर्माण भी मिलते हैं हमें। हर मकान में रसोई घर और स्नानागार होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े गली की ओर खुलते थे, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कुछ सार्वजनिक भवन भी होते थे, जैसे स्नानागार, अन्नागार आदि। मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक विशाल स्नानागार मिला है। ये विशाल स्नानागार 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा है और ये सार्वजनिक स्नान के लिए ये स्नानागार प्रयुक्त होता था। ये मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत तो मानी जाती है उसका विशाल अन्नागार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इमारत है उसका स्नानागार। मोहनजोदड़ो के इस विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ था। अब भवन बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन कालीबंगा व रंगपुर में हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है और सभी जगह पर ईंटों का आकार एक जैसा था। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का 4:2:1। ये एक जैसी सभ्यता सभी जगह पर फैली हुई थी, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ईंटों के आकार की बात करें तो प्रत्येक ईंट जो होती थी वो 10.25 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी और 2.25 सेंटीमीटर हाइट की होती थी। बड़ी ईंटों का उपयोग नालियों को ढकने के लिए किया जाता था। सबसे बड़ी ईंट हमें हड़प्पा सभ्यता की जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब हड़प्पा सभ्यता के नगरों की अवस्थिति को हम देखें तो कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी ये सिंध प्रदेश के नगर थे और ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। रोपड़ और बाड़ा पंजाब के जो स्थान थे वो सतलज नदी के किनारे बसे हुए थे। राजस्थान का जो कालीबंगा था वो घग्गर नदी, जिसको पुरानी सरस्वती व दृष्टवती नदी कहते हैं, उसके किनारे बसा हुआ था। जम्मू में मांडा जो था वो चिनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ था। हरियाणा में बनवाली, जिसको आर.एस. बिष्ट ने खोजा था, वो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। सुत कांगेडोर, सोतका को, बालाकोट, ये बलूचिस्तान के जो प्लेसेस हैं, ये सुत कांगेडोर, इनमें दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ था। सोतका को शादीकोर नदी के किनारे बसा हुआ था। बालाकोट विंदार नदी के किनारे बसा हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आलमगीरपुर है, हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ ज़िले में, वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में रंगपुर जो था वो मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। इस रंगपुर की खोज आपको पता है M.H. वत्स और S.R. राव ने की थी। रोजदी, ये भी गुजरात का स्थल, ये भी मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। मालवण, ये भी गुजरात का स्थल है, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ था। भगत राव, ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। एक इसमें आपके प्लेस है लोथल, वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। और दैमाबाद, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है, वो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के हमें राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी इस सभ्यता का जो व्यापक विस्तार है और इसके जो नियोजित नगर हैं, उनको देखकर पता पड़ता है कि इस सभ्यता में शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। ये एक राजनीतिक व्यवस्था पे एक मत माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। स्टुअर्ट पिगट जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां बताया है। पिगट कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के विशाल साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां थे। इसी प्रकार पिगट का ये भी मत है, आगे हम पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन था। राजनीतिक संरचना में किसका शासन था? राजनीतिक रूप से पुरोहित वर्ग का शासन था। पिगट का ये भी मत है। जबकि व्हीलर का मत है कि हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया था। तो
व्हीलर कहते हैं कि मध्यम वर्गीय जनतंत्र था। पिगट कहते हैं कि पुरोहितों का शासन था। और हंटर कहते हैं कि नहीं, जनतंत्रात्मक था। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक तो व्हीलर कहते हैं, जबकि हंटर कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके के अनुसार प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में, जिसमें मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता में एक मत ये भी माना जाता है कि व्यापार वाणिज्य की जो विकास था और उसका जो महत्व था, उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शासन वणिक वर्ग के हाथ में रहा हो। तो ये अलग अलग मत हैं और अभी तक हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर शासन का स्वरूप किस प्रकार का था। अब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की हम चर्चा करें तो विस्तार में अफ़गानिस्तान के अंदर हमें मुंडीगाक और शोरतुगई ये दो प्लेसेस मिलते हैं। शोरतुगई में हमें नहर व्यवस्था का साक्ष्य भी मिलता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हम देखें तो मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सोतकाको, बालाकोट, राना गुंडाई, कुल्ली, नाल, क्वेटा, दम्ब सादात, दाबरकोट, किली गुल मोहम्मद, ये सारे प्लेसेस हमें बलूचिस्तान में मिलते हैं। बलूचिस्तान में जो किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात और राना गुंडई, ये प्री हड़प्पन शहर हमें मिलते हैं, जहाँ पर हड़प्पा पूर्व सभ्यता भी विकसित हुई थी। सिंध प्रदेश में देखें तो हम कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, चनउदड़ो और अली मुराद, ये हमें सिंध प्रदेश के प्लेस दिखाई देते हैं। पाकिस्तान का जो पंजाब है, जिसको पश्चिमी पंजाब कहते हैं, वहाँ पर प्रमुख हड़प्पाई शहर कौन कौन से थे? हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी और जलीलपुर। जबकि पूर्वी पंजाब जो भारत का है, वहाँ पर जो हड़प्पाई शहर मिले हैं वो हैं रोपड़, बाड़ा, संगोल और चकछियासी। हरियाणा के अंदर हमें राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथल ये प्लेसेस मिले हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा ये हड़प्पाई शहर माना जाता है हड़प्पा काल का। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें आलमगीरपुर, बड़गांव और हुलास के प्लेस मिलते हैं। राजस्थान के अंदर कालीबंगा वो हमें हड़प्पाई शहर मिलता है। गुजरात में काठियावाड़ के अंदर, जिसको खंबात की खाड़ी कहते हैं, वहाँ पर लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पातन और भगत राव ये प्रमुख प्लेसेस मिले हैं। लोथल से हमें पता है घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली थी और रंगपुर से हमें कोई मातृदेवी और कोई मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। कच्छ के रण में देखें हम तो धोलावीरा, देशलपुर और सुरकोटड़ा ये हमें प्रमुख हड़प्पाई शहर दिखाई देते हैं। कालीबंगा, बनवाली और राखीगढ़ी ये प्राक हड़प्पाई स्थल माने जाते हैं, हड़प्पा पूर्व के स्थल, जबकि रंगपुर और रोजदी उत्तर हड़प्पाई स्थल या हड़प्पोत्तरकालीन इनको माना जाता है, जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के दौर के चरम से निकल चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता का विकास का जो चरम दौर था वो 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व था, और 1800 ईसा पूर्व के बाद का जो समय था वो उत्तर हड़प्पा काल या हड़प्पोत्तर काल का माना जाता है। तो हड़प्पोत्तर काल के कौन से शहर हैं? रंगपुर और रोजदी। बनवाली, राखीगढ़ी और कालीबंगा ये प्राक हड़प्पाई स्थल माने जाते हैं, अर्थात 2500 ईसा पूर्व से भी पहले भी यहाँ पर सभ्यता बसी हुई थी, और वो ही विकसित हड़प्पा के काल में हमें चरम पर दिखाई देती है। बनवाली में यहाँ पर सड़कें स्टार शेप्ड थी, मतलब जो स्टार का आकार होता है, तारे का आकार, उस आकार में सड़कें बनवाली शहर में बसी हुई थी, एक दूसरे को काटती थी। बनवाली से हमें वॉश बेसिन का भी प्रमाण मिलता है घरों में, और बनवाली को समृद्ध लोगों का नगर कहा जाता है। लेकिन बनवाली में आर.एस. बिष्ट के द्वारा ये बनवाली की खुदाई की गई थी 1973 में। तो ये तो सारे प्लेसेस हम पहले भी पढ़ चुके थे, यहाँ पर एक रिमाइंड कराने के लिए आपको हमने बताया। और अब हम हड़प्पा काल के सामाजिक जीवन की चर्चा करें तो हड़प्पाई मोहरों पर अंकित चित्रों को और मातृदेवी की प्राप्त मूर्तियों को देख कर के ये लगता है कि हड़प्पाई जो समाज था संभवतः मातृ सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, नगर नियोजन, उसको देख कर के ये लगता है कि समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। कहा जाता है कि समाज में दार्शनिक, योद्धा, व्यापारी और श्रमजीवी ये 4 प्रमुख वर्ग हड़प्पाई समाज में विद्यमान थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे।
सामाजिक जीवन में देखें हम तो उनका खान पान देखें तो वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पहनावा देखें उनका तो वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, शतरंज, इसके अलावा नृत्य और पशुओं की लड़ाई ये प्रमुख साधन थे। शवों के अंतिम संस्कार की देखें हम तो 3 प्रकार से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में पूर्ण रूप से भूमि में शव को दफना दिया जाता था। आंशिक समाधि में शव को पशु पक्षियों के खाने के बाद शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार की बात करें तो हड़प्पा से हमें आंशिक शवाधान के प्राप्त अवशेष मिलते हैं और मोहनजोदड़ो से हमें कलश शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं और कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से कलश शवाधान मिला, इसका मतलब ये है कि शव को दाह संस्कार के बाद जो उसकी राख और हड्डियां थी वो एक कलश में रख करके भूमि में दफन की गई थी, तो इसको कलश शवाधान कहते हैं। ये कलश शवाधान हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से आंशिक शवाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने का रिवाज ज़्यादा था, जिसको पूर्ण समाधिकरण कहते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को दाह संस्कार करने का, जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, क्योंकि दफनाने की प्रथा हड़प्पाई नगर में ज़्यादा थी, जिसमें शव का सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में होते थे। तो ये कुछ सामाजिक जीवन की जो संरचना थी हड़प्पाई नगरों में वो हमने आपको बताई। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों का समाज में धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और व्यापार की स्थिति किस प्रकार की थी, लिपि किस प्रकार की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।